ये हमारा 26 जून 2011 को हुआ था। इसमें हम सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डेज सबसे बेहतर सीखता है। यानी कि पियाजे के अनुसार जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसकी पहली अवस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक होती है। इसके दौरान बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन ए है हमारा कि आमूरत तरीके से चिंतन करना। कैसे चिंतन करना? आमूरत तरीके से। दूसरा कह रहा है कि भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, भाषा का जो नया अर्जित ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जो नया होता है, उसका अनुप्रयोग द्वारा। ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? हमारी जो इंद्रियां होती हैं, इनके प्रयोग से। और ऑप्शन डी है कि निष्क्रिय यानी कि न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक होती है। इसके दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, सबसे अच्छा इंद्रियों के प्रयोग से सीख सकता है। व्याख्या भी कह रही है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। इसमें बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। यानी ये सारी चीज़ें जो होता है वो सब करने का वो प्रयास करने लगता है। और भाषा जो होती है, लैंग्वेज, उसका भी वो अनुकरण करने लगता है। आवाज़ प्रकाश की प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर कोई बुलाता है या कोई प्रकाश होता है तो उसके जो है उसके प्रति रिस्पॉन्स करने भी लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। यानी सबसे अधिक गहन, सबसे ज़्यादा और जटिल जो है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, वो कब होता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बाल्यावस्था से पहले। ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था जो होता है उसके दौरान। ऑप्शन सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। और ऑप्शन डी है किशोर अवस्था के दौरान। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जो जटिल समाजीकरण होता है वो किशोर अवस्था के दौरान होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोर अवस्था और एडोलसेंस के दौरान होता है। इसमें किशोरों में समूह के निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री की भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, उनके जो समूह होते हैं उनके प्रति उनकी भक्ति, समाज में परिपक्वता की भावना का विकास, बाहिर्मुखी प्रवृत्ति, इन सब का विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन और जटिल बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? किशोर अवस्था में। इसमें क्या होता है कि उनके साथ जो रहते हैं बच्चे, उनके दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, उनकी मित्रता इतनी गहरी होती है कि उनके लिए जान भी देने को कहते हैं कि मेरा दोस्त है, हमारा दोस्त सबसे आगे। मतलब बहुत अच्छी मित्रता की भावना उनके अंदर होती है, सामाजिक गुण विकास होते हैं और समूह के प्रति भक्ति भी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए है गत्यात्मक, ऑप्शन बी है स्तर, ऑप्शन सी है प्राथमिक, ऑप्शन डी है गुण। तो बताइए आनुवंशिकता को डैश समाज की संरचना माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, स्तर। आनुवंशिकता को स्तर समाज की संरचना माना जाता है। हमारी व्याख्या भी है कि वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। हाँ, कॉमन सी बात है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण से प्राप्त होते हैं अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, नहीं बने रहते हैं। जबकि हमारा जो वातावरण प्रभाव होता है, जो इन्वायरमेंटल होता है, उससे गुणों को दिशा और दशा मिलती है। इसलिए वातावरण समाज की संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि जो वंशानुक्रम है वो स्थिर पहलू है। तो सही बात है, हमारा जो विकास होता है वो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि वंशानुक्रम से हो, या फिर ऐसे नहीं हो सकता सिर्फ वातावरण से हो। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से ही हमारा जो विकास, डेवलपमेंट होता है वो इफेक्ट होता है। क्योंकि माता पिता से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं वो स्तर होते हैं, लेकिन उन्हें जो दिशा और दशा होती है वो हमें वातावरण से मिलती है। इसीलिए जो होते हैं वातावरण वो हमारी संरचना का गत्यात्मक पहलू होते हैं, जबकि वंशानुक्रम कैसा पहलू होते हैं? स्थिर पहलू होते हैं। ठीक है, तो याद रखना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हमारे विकास के लिए एक साथ जरूरी है।
नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डे सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है रचनावादी, ऑप्शन सी है संज्ञानवादी और ऑप्शन डी है विकासवादी। तो बताइए सीखने का वह सिद्धांत जो पूरी तरह से केवल जो अवलोकनीय व्यवहार है उस पर है, तो वह किसका सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञानवादी। ठीक है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूरी तरह से केवल अवलोकनीय व्यवहार होता है उस पर आधारित है। सीखने का ये संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है। किससे? संज्ञानवादी। हमारी व्याख्या भी है कि सीखने का वे सिद्धांत जो पूरी तरह से केवल अवलोकनीय यानी कि ऑब्जर्वेशन व्यवहार पर आधारित है, सीखने के जो संज्ञानवादी सिद्धांत होते हैं उनसे संबंधित है। सीखने का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है इसके अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के पत्र मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता है, बल्कि सीखने के लिए अपनी जो सूझ होती है या फिर जो अंतर्दृष्टि है उसका भी प्रयोग करता है। यानी कि हम सिर्फ क्या होता है कि किसी उद्दीपक के लिए सिर्फ अनुक्रिया यानी सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं करता, बल्कि वह सूझ और अंतर्दृष्टि का भी यूज़ करता है। चूँकि अवलोकनीय व्यवहार को सीखने के लिए सूझ और अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए यह अधिगम की संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन ए है कि समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की हेल्प करना मतलब सहायता करना। दूसरा है कि विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें जो एकांकित तथ्य होता है उनको याद करने के लिए, साथ ही जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको याद करने के क्या करना है, योग्य बनाना। थर्ड है कि परिघटना या फिर जो अवधारणा होती है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना कि क्या परिघटना है, क्या अवधारणा है, किस तरह से उसे कहें, तो उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए विद्यार्थी को कहें। और फोर्थ है कि नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना, विद्यार्थियों को पढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो क्योंकि हमसे नहीं पूछा था, हमसे गलत पूछा था, इसलिए हमारा गलत सही हो जाएगा। क्योंकि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, देख लेना करता है या नहीं करता है, क्या हमसे पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाने ये नहीं करता है। जबकि समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की हेल्प करें। परिघटना या फिर अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहें। साथ ही नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्राप्त कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाएं। ये सभी सही है, लेकिन बी वाला सही नहीं है। हमारी व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना उनकी समझ या फिर सूझ को विकसित नहीं करता है। ये मात्र रहने पर बल देता है। किस पर देता है बल? मात्र रहने पर। इसलिए ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये मात्र रहने पर बल देता है इसीलिए ये प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखो भैया, नहीं वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं। कह रहा है कि इसमें से वो कौन सी विशेषता है जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यानी कि देखो प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है बाहरी प्रेरणा, एक होती है आंतरिक प्रेरणा। तो पूछ हमसे ये रहा है कि इसमें से वो कौन सी प्रेरणा नहीं है जो कि आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए हो। ठीक है, ऑप्शन है कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन सी है ये हमेशा सफल होते हैं। और ऑप्शन डी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो बताइए कौन सा सही नहीं होगा? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, तो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होंगे? ये ज़रूरी तो नहीं होता है। जो अंदर से प्रेरित होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए होता है कि वे कार्य करते समय ऊर्जा स्तर की उच्च स्तर की जो ऊर्जा है उसको प्रदर्शित करेंगे। साथ ही चुनौती भरे कार्यों को करना पसंद होते हैं। विशेषता उनकी ये होती है वे चुनौती भरे कार्य सफल करता है। साथ ही उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। कार्य करने में अगर बच्चों
बच्चों को आनंद नहीं आएगा तो फिर कार्य ही क्यों करेंगे। तो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा कार्य करने में उसे आनंद आता है, चुनौती भरे कार्यों को पसंद करता है और उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। लेकिन ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा था। हमारी व्याख्या भी है कि आंतरिक रूप से प्रेरित यानी ऐसा बच्चा जो आंतरिक रूप से प्रेरित हो, ठीक है, इनर मोटिवेशन जिसके अंदर हो, वो बच्चों के लिए ये सही नहीं है कि वे हमेशा कैसे हों सफल, क्योंकि अभिप्रेरित होना ये बालकों को किसी कार्य के प्रति उत्साह को प्रकट करता है, ना कि सफलता को। ठीक है, मतलब ये होता है कि बच्चा के अंदर मोटिवेशन होगा, इनर मोटिवेशन तब होगा जब वो किसी कार्य को करेगा। ठीक है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं तो सफल ही हो जाऊंगा। सफल होना अच्छी बात है, लेकिन वो कार्य को सीखने के लिए करता है, ना कि सफल होने के लिए। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखो नहीं वाले बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। पहला है कि जो विशेष ध्यान के लिए उन्हें जो समकक्षी मतलब उनके साथ में जो बैठने वाले होते हैं उनसे अलग कर देना। दूसरा है कि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। थर्ड है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियों में उन्हें आनंद लेना। चौथा है कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना कि तनाव को कैसे नियंत्रित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर है वो अपनी क्लासरूम में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर योग्यता है, तो उनकी उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे ये नहीं करना चाहिए कि विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से लिए अलग कर दें। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे अगर अपने साथियों से अलग कर दोगे तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन्हें अपने साथियों के साथ ही बैठाना चाहिए, बल्कि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती भरे कार्य दे सकते हैं। गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है उसमें आनंद लेना सिखा सकते हैं और तनाव को कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित कैसे करा जाता है, इन सबको भी सिखा सकते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी योग्यता की जो उपलब्धि के लिए ज़रूरी नहीं होता कि उनको कक्ष से कैसे बैठाकर अलग कर दिया जाए, बल्कि दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। ये सब गलत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं के साथ नहीं करना चाहिए और एक साथ बैठाना चाहिए सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। आप एक टीचर होने वाले हैं, सीटेट क्लियर करने के बाद आप टीचर बनते हैं, तो आपको एज ए टीचर आप सोचना है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना है। आप ये सोचना है कि आप टीचर हैं तो अपने बच्चों में कैसे क्या करेंगे मतलब। तो ऑप्शन ए है कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन सी है वर्ण और शब्दों को पहचानने में कठिनाई और ऑप्शन डी है पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो बताइए इसमें से कौन सा लक्षण ऐसा है जो पठन कठिनाई का नहीं, यानी पढ़ने में कठिनाई हमें महसूस कर रहे हो रही है तो हमें इसमें से नहीं पता चलेगी। ऑप्शन ए कि जो शब्द होते हैं और जो विचार होते हैं उनको समझने में कठिनाई, ये लक्षण ऐसा होता है कि जो पठन कठिनाई का नहीं होता है। ठीक है, पठन कठिनाई के हमारे लक्षण होते हैं जैसे कि सुसंगत वर्तनी है उसमें पढ़ने में कठिनाई हो, वर्ण और शब्द हो उनको पहचानने में हो, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई हो। तो ये तीनों होती है, लेकिन ये वाली नहीं होती और हमसे नहीं ये पूछा था। हमारी व्याख्या भी है कि छोटे विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए ये कठिनाई नहीं होती कि वे शब्दों और विचारों को समझने में क्या करें, प्रॉब्लम्स को फेस करें। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम देश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। ऑप्शन बी है कि स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन सी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यार्थियों का आत्मनियम जो होता है वो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने में उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। आत्मनियम मतलब अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि आत्मनियम का आशय है कि जो शिक्षार्थी हैं वो स्वयं से अपने अधिगम यानी कि अपनी लर्निंग का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, यानी कि इनमें से वो कौन सा कथन है जिसे हम सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मान सकते। ऑप्शन
ऑप्शन ए है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन बी है कि अनधिगम अनलर्निंग भी सीखने का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन सी है कि सीखना एक प्रक्रिया होती है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और ऑप्शन डी है कि सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप क्या होती है, घटित होती है। ठीक है, तो बताइए सीखना क्या है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मान सकते, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है इसे नहीं मान सकते, बल्कि जो हमारा जो होता है कि अनधिगम जो है वो अनलर्निंग भी सीखने का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सीखना एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस होती है जो कि हमारे व्यवहार में कैसी होती है, मध्यस्थता करती है, ये भी सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ अनुभवों के परिणाम के स्वरूप घटित होती हैं, ये भी सही है। सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन ए वही हो जाएगा कि ये सही नहीं है। हमारी व्याख्या है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना ये किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि जो व्यवहार होता है उसका अनुकरण करके ही उसे सीखा जा सकता है, नहीं कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है। ठीक है, व्यवहार का अनुकरण जब हम करेंगे तभी उसे सीख पाएंगे। देखिए, सिद्धांत के रूप में रचनावाद ऑप्शन ए की जो सूचनाएं होती है उसको याद करने और पुनः स्मरण के द्वारा जांच करने पर बल देता है। सेकेंड है कि शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। थर्ड है कि अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। और फोर्थ है कि दुनिया के बारे में अपना जो दृष्टिकोण है उसको निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। से आंसर इसमें हमारा ऑप्शन डी ही है, क्योंकि सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है ये दुनिया के बारे में जो अपना दृष्टिकोण है, देखने का जो नजरिया है उसको निर्मित करने में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनकी भूमिका पर क्या देता है, बल देता है। हमारी व्याख्या भी है कि रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वे है जो ऑप्शन ए है कि परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो। दूसरा है कि सर्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन सी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण है। और ऑप्शन डी है बहुत बुद्धिमान है। तो अपने हिसाब से बताइए कि सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा हो सकता है, जो ड्राइंग और पेंटिंग अच्छे से करता हो वह, कि जो बुद्धिमान हो वह, कि जो कि हर बार अच्छे अंक लाता हो वह, कि चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। तो सबसे अच्छा यही है ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा हो वो सृजनात्मक है। ठीक है, बहुत बुद्धिमान होना है, ड्राइंग पेंटिंग में अच्छे होना है, फिर अच्छे नंबर लाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सृजनात्मक नहीं होता है, वो क्रिएटिव वही होता है जो चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वे है जो सर्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। नेक्स्ट है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डेस का हिस्सा है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। जो अवधारणाओं का विकास है ये मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्याख्या भी है कि अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा होते हैं, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी जो छवि है वो कहाँ बनानी पड़ती है, मस्तिष्क में, और जिसके बारे में सोचकर उसकी अवधारणा को क्या करना पड़ता है, प्रकट की जा सकती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन सा होता है, बौद्धिक विकास का ये हिस्सा होता है, जिससे हमें जो अवधारणा है अगर वो समझनी है तो हमें उसकी छवि अपने मस्तिष्क में बनानी पड़ेगी और फिर जो अवधारणा है उसको प्रकट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से देश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है विकास के क्रम में, ऑप्शन बी है विकास की सामान्य क्षमता में, ऑप्शन सी है बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, और ऑप्शन डी है विकास की दर में। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विकास की दर में। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो विकास की दर होती है उससे कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। व्याख्या भी है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों और बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का कैसा होता है, स्वरूप। इनके सामाजिक, इनके शारीरिक, इनके मानसिक आदि का विकास भी अलग अलग इनकी दर होती है। इसलिए सब वयस्कों में भी व्यक्तित्व विभिन्नता कैसी होती है, व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
यह कथन यानी कि बच्चे का अच्छे से विकास हो, ये हमें पता होने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑप्शन ए है ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे पहले होता है। सेकंड है कि सही तो है, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ कैसा होता है, अंतः संबंधित होता है। थर्ड कह रहा है कि ये बात गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से भी इफेक्ट नहीं करता। और चौथा है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास जो होता है वो नितांत एक व्यक्तिगत मामला है। तो बताइए कौन सा सही है ऑप्शन? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसका शारीरिक विकास विकास के जो अन्य पक्ष होते हैं उनके साथ कैसे होता है, अंतः संबंधित है। हमारी व्याख्या भी है कि किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए उसका शारीरिक और अन्य विकास के साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक विकास है विकास के अन्य पक्षों के साथ कैसा है, अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आपने देखा कि इरफान है वो क्या करता है कि जो खिलौने हैं उन्हें तोड़ देता है। उनके जो पुर्जे पुर्जे आपने खुद भी देखा होगा कि आपके घर में बच्चे अगर होंगे या आँखों में आप छोटे भी होंगे तो आप जो खिलौने वगैरह थे उसे तोड़ देते थे, उनके पुर्जे पुर्जे अलग कर देते थे। तो आप क्या करेंगे, यानी कि तो क्या हमें क्या दर्शाता क्या है? ऑप्शन ए है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे आप और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अच्छे कह रहा है, एक बच्चा है वो एक खिलौने को तोड़ रहा है, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर रहा है, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि ये कैसे क्या हुआ है, कैसे जोड़ा गया है, किसके कौन सा पार्ट कैसे है। तो उसका जो जिज्ञासु स्वभाव है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, यानी कि प्रोत्साहित करेंगे। जो जिज्ञासु स्वभाव है उसको प्रोत्साहित करके उसकी ऊर्जा को सही दिशा में क्या करेगा, संचारित। हमारी व्याख्या भी है कि बच्चों के द्वारा जो खिलौने होते हैं उनको तोड़ देना और उनके जो पुर्जे होते हैं उनको देखना ये दर्शाता है कि बालक इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता है, यानी उसके अंदर उत्सुकता होती है, वो जिज्ञासा होती है कि जो मैं ये जो हमारा खिलौना है ये इसमें अंदर क्या है कैसे, तो उसे तोड़ देता है। ठीक है, ये मानसिक विकास उसका सही दिशा में हो सके। ठीक है, सही दिशा में संचारित करना चाहिए। इस बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करके हमें उसी ऊर्जा को सही दिशा में करना चाहिए जिससे उसका मानसिक विकास हो सके। नेक्स्ट है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थी की जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उसको पहचानने में। तो बताइए, बच्चे होते हैं उनके विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस में सहायता करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम जो शैलियाँ होती हैं उनको प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो शिक्षार्थी, उनके अलग अलग अधिगम शैली हैं, उनको प्रभावी संबोधित करने में ये हेल्प करता है। हमारी व्याख्या है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चों के क्या इंटरेस्ट हैं, रुचियाँ हैं, क्या उनके व्यवहार है, क्या संवेग है, इन सबको सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। साथ ही उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण शैलियों का भी निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से कैसे कर सकता है, प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए है कि सभी शिक्षार्थियों के एक समान मतलब एक जैसी पाठ्यचर्या संभव ही नहीं होती। ऑप्शन बी है कि एक विषम रूपी कक्षा में जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो क्षमताएं यानी कि जो कैपेसिटी होती हैं उनको विकसित करना असंभव है। थर्ड है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी जो योग्यता एबिलिटी, उनकी रुचियां यानी कि जो इंटरेस्ट होते हैं, जो प्रतिभाएं होती हैं, उनमें एक समान नहीं होती। और फोर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य जो होते हैं वो समान होते हैं। इसे आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
ठीक है, हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई भी दो शिक्षार्थी वो होते हैं, वो अपनी योग्यताएं, उनकी जो एबिलिटी होती है, जो इंटरेस्ट होते हैं और जो प्रतिभाएं होती हैं, उनमें एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में कैसा होता है, विशिष्ट। और इसका मतलब यही होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी एक जैसे नहीं होते, ना ही उनके इंटरेस्ट होंगे, ना ही उनकी एबिलिटी होंगी और ना ही उनकी प्रतिभाएं होंगी। हमारी व्याख्या भी है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होंगे, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन ऑप्शन ए है कि लैंगिक पूर्वाग्रह जो है उनको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी है कि बुद्धि के जो भिन्न अलग अलग पक्ष होते हैं उनके लिए सही है। थर्ड है कि सही है और फोर्थ हमारा है कि सही हो सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की, महिलाओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ये धारणा बनी आ रही है, उसको ही ये सिर्फ प्रदर्शित कर रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, स्त्रियाँ भी बुद्धिमान होती हैं, जरूरी नहीं कि पुरुष ही हों। तो ये हमारा जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है उसको स्थापित करता है। ठीक है, किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह देश की ओर संकेत करता है, यानी कि जो क्रिस्टीना है वो अपने क्लासरूम में क्या कर रही है कि अपनी क्लास को ले जा रही है क्षेत्र भ्रमण के लिए। ठीक है, फील्ड विजिट करने जा रही है। तो फिर वापस आती है तो फिर विद्यार्थियों के साथ उस भ्रमण के बारे में करती है चर्चा कि वहाँ कौसा क्या था, कैसे क्या हुआ। तो ये संकेत किस ओर करेगा? ऑप्शन ये है कि यह आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन बी है यह आकलन का सीखना। ऑप्शन सी है यह सीखने का आकलन, असेसमेंट। और ऑप्शन डी है यह है सीखने के लिए आकलन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने का आकलन, असेसमेंट। ठीक है, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, फिर बाद में आने पर उसकी चर्चा करती है भ्रमण के बारे में। तो ये सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट है। सीखने का आकलन होता है क्या है ये भी जान लीजिए। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या फिर व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस पर चर्चा करना ही जो होता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है, सीखने में कौन कौन सी गलतियाँ हो रही हैं उसके बारे में पता करना और पता करके उसे फिर से सुधारने का प्रयास करना है, सीखने के आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 26 जून 2011 का पेपर है। नेक्स्ट है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी है निरंतरता और ऑप्शन डी है अनुक्रमिकता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती। मानव का जो विकास होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं उन पर आधारित होता है। और जो प्रतिवर्ती है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता और अनुक्रमिकता ये तीनों किसके होते हैं? मानव विकास के सिद्धांत होते हैं। लेकिन इनसे हमसे नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। प्रतिवर्ती शब्द से मतलब होता है कि पुनः यानी फिर से प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः प्राप्त नहीं प्रारंभ होता है। ठीक है, परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः यह नहीं प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य देश निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए है मुक्त विद्यालयों, ऑप्शन बी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, ऑप्शन सी है नियमित विद्यालयों और ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियमित विद्यालयों। जो निःशक्त बच्चे होते हैं वो समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजना का उद्देश्य होता है कि जो नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चे हैं उनको कैसे अवसर उपलब्ध कराना, शैक्षिक अवसर जो है वो उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चे जो होते हैं उनके लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, अपॉर्चुनिटी उन्हें दे एजुकेशन के लिए, और नियमित विद्यालय जिससे वो आ सकें। ठीक है,
है, जो अपने जो वो गैप करते हैं ना आने के लिए, वो उसको कम कर सकें और वो आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि जो सीखना होता है उसमें से कौन सा सही है। पहला है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सेकंड है कि सीखना मूल रूप से एक मानसिक प्रक्रिया होती है। थर्ड है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। और फोर्थ है कि सीखना उस वातावरण से इफेक्ट होता है, प्रभावी होता है, जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होता है और शिक्षार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको संतुष्ट करने वाला हो। तो इसमें हमारा सीखने के बारे में सबसे अच्छा देखो देखो ये तो है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता, गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेगात्मक कारकों को इफेक्ट करता है। सीखना मूल रूप से एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ये भी गलत है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सीख ना पाती हों। सबसे अच्छा यही हो जाएगा कि सीखना जो है, लर्निंग जो होती है, वो उस इन्वायरमेंट यानी कि उस वातावरण से प्रभावित इफेक्ट करती है, जो कि संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं, सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, व्याख्या भी यही हमारी कह रही है कि सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाले हों। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब होता है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन ए है हमारा इसका असेसमेंट का, कि ये निर्णय लेना कि विद्यार्थी क्या जो है उनको अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। मतलब हम ये निर्णय ले लें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर दें, उन प्रोन्नत कर दें, आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट है कि सीखने में होने वाली कमियां जो होती है उनका निदान और उपचार कर सकें। थर्ड है कि शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालें। और फोर्थ है कि शिक्षार्थियों की जो उपलब्धि होती है उसको मापें। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि सीखने में होने वाली जो कमी होती है उनका निदान और उपचार करें, यही होता है मूल्यांकन यानी असेसमेंट का उद्देश्य। अब आपसे पूछे कि असेसमेंट का क्या पर्पज होता है, तो इसका होता है कि सीखने में कुछ कमियां होती हैं उनका निदान और उपचार कर सकें। ठीक है, व्याख्या भी है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उनका निदान और उपचार करना होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में जो शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब जो शिक्षार्थी है पहले से जो उन्हें लर्न है तो उसकी पुनरावृत्ति कर देना और प्रत्यय स्मरण में उनकी हेल्प करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है कि पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका, मतलब पहले से जो हमने पढ़े हैं उनको अगर हम दोहराएंगे तो ये एक इफेक्टिव तरीका होता है। सेकेंड है कि ये शिक्षार्थियों की जो स्मृति होती है उसको बढ़ा देता है, जिससे सीखना कैसे हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। थर्ड है किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत होती है। और फोर्थ है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या करता है, श्रमद्ध बनाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नई जानकारी को पहले की जानकारी से जोड़ना सीखने को कैसे बनाता है, श्रमद्ध। हमारी व्याख्या भी है कि यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका होता है तो उसकी जो पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना जो हमारी सीखने वाली चीज़ होती है उसको और भी श्रमद्ध बनाता है। ठीक है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ेंगे तो पुराने वाला हमें फिर से याद रहेगा, इसलिए तो आपसे कहते हैं कि रिविज़न क्या कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि हम बार बार वही चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी में एकदम फिट हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है कि अत्यंत अनुशासित कक्षा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्त अंतवार वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। व्याख्या भी है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य जो है वो नवीन विचारों मतलब नए थॉट से होता है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में जो नए आयाम है यानी नवीन आयाम है उनको क्या कर सके, समावेश कर सके। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों को देश के लिए प्रोत्साहित हमें नहीं करना चाहिए। मतलब
विद्यार्थी होते हैं उन्हें किसके लिए प्रोत्साहित ना करें, नहीं पूछा नहीं पे ध्यान देना। फर्स्ट है कि अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लें, कि वो अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी में हिस्सा लें। हाँ, इसके लिए तो हम उन्हें कर सकते हैं प्रोत्साहित। सेकंड है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। थर्ड है कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ये भी अच्छा है कि हमें प्रश्न पूछने के लिए करें इंकरेज, क्योंकि जैसे ही वो प्रश्न पूछेंगे तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे। फोर्थ है कि समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने में। देखो ये भी पॉजिटिव में आता है, ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, लेकिन शिक्षक जो पूछता है उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें, वो एक तरह से रट्टा मार ले सभी प्रश्नों का, तो ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे तो वो रट्टू तोता बन जाएगा। तो हमसे नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमें इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित हम बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, उन्हें मतलब पढ़ें और फिर समझने के लिए उन्हें क्या करें, प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके लिए उचित उपकरण नहीं है। देखो इस वाले हमारे 2011 का जो एग्ज़ाम पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा नहीं पूछा गया था और अभी भी नहीं से पूछे जाते हैं, तो है या नहीं क्या पूछा इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि किसी निगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं। तो कौन सा रचनात्मक आकलन को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए है सत्र परीक्षा, ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन सी है दत्त कार्य और ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न। तो दत्त कार्य ही नहीं होगा क्योंकि सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और मौखिक प्रश्न ये तीनों ही होंगे, तो इसमें हमारा प्रश्नोत्तरी और खेली उचित उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ठीक है, बाकी जो हैं वो सारे हैं। व्याख्या भी है कि प्रश्नोत्तरी और खेल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है, मतलब जो विद्यार्थी सीखते हैं फिर उनमें कुछ गैप रह जाता है, उनके निदान के बाद डेज होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों और जो अभिभावक होते हैं उनको उपलब्धि के बारे में बताना, थर्ड है कि समुचित उपचारात्मक कार्य और ऑप्शन डी है कि सघन अभ्यास कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य जो है वो होना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद उनमें सुधार और समुचित उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देना चाहना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक जो हैं वो योग्यता की चुनौती के रूप में, सेकेंड है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, थर्ड है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बाधा के रूप में, और फोर्थ है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बाधा देखो निगेटिव में जो इसमें से जो निगेटिव है वो काटो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा समझे बहुभाषिक विशेषता को बिल्कुल भी नहीं। बहुभाषिक होता है मतलब एक से अधिक भाषा बोलना, बाधा होती नहीं है। जटिल अनुभव ये भी निगेटिव में है। ठीक है, चुनौती करें, योग्यता को चुनौती के रूप में ले नहीं, हमें विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के रूप में संसाधन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, ना कि नहीं उसमें देखना चाहिए इसको, ना तो बाधा के रूप में देखेंगे, ना तो जटिल प्रोसेस के रूप में, और ना ही योग्यता की चुनौती के रूप में, बल्कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखेंगे। बहुभाषिक मतलब एक से अधिक भाषा बोलना होता है, तो बहुभाषिक विशेषता होती है भारत के समाज की, मतलब एक से ज़्यादा भाषा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये सारी भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, तो उसको हम संसाधन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, व्याख्या भी है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि बाधा और चुनौती के रूप में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो। क्वेश्चन 31 से 60 तक करना
करने होंगे, नहीं तो आपने अगर लैंग्वेज 2 में हिंदी ली है तो आपको 61 से 90 करने होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। दे रहे हैं निर्देश की प्रश्न संख्या 31 से 36 कविता की पंक्तियां हैं, उन्हें पढ़ना है, फिर उसने हमें सही विकल्प चुन के आंसर देने हैं। हमारी कविता की पंक्ति क्या है? हमारी पंक्तियां हैं कि जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण हो सत्य प्राण में, उसका प्रेमी बनो नाथ जीव, जिससे मानव हित हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वे संशय अंधभक्ति में, वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ये किसकी हमारी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्ति हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कि कवि ने चीर महान किसे कहा है? ऑप्शन ए है कि ईश्वर को कहा है, ऑप्शन बी है कि जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो उसे कहा है, ऑप्शन सी है सत्य को कहा है, और ऑप्शन डी है मानव को कहा है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव को। कवि ने चीर महान जो है वो मानव, मनुष्य को चीर महान जो है कवि ने कहा है। व्याख्या भी हमारी कह रही है कि दी गई पंक्ति में कवि ने चीर महान जो है वो मानव को कहा है। नेक्स्ट है, कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है? ऑप्शन ए अंधकार दूर हो जाए, ऑप्शन बी है जो जीने की शक्ति देता है, ऑप्शन सी है जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं, और ऑप्शन डी है जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जिससे मनुष्य सभी प्रकार के भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। कभी ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है, कभी मतलब जानता है कि मैं ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है कि जिससे जितने भी मनुष्य सारे भेदभाव भूल जाएं और एक हो जाएं। ठीक है, व्याख्या भी है कि कभी ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है जिससे सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाएं। कभी कहता है कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले जिससे जीवन के सभी भेद, संशय और अंधकार कैसे हो जाएं, भेद, संशय और अंधकार जो हैं वो दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने जो अखिल व्यक्ति होता है इसका प्रयोग क्यों किया? ऑप्शन ए है कि कबीर अमीर लोगों की बात करना चाहता है, ऑप्शन बी है कि कवि भारत के जो व्यक्तियों की ओर क्या कर रहा है, संकेत करना चाहता है, ऑप्शन सी है कवि संसारिक बात करना चाहता है, और ऑप्शन डी है कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। ठीक है, वो जितने भी व्यक्ति हैं उन सबसे बात करना चाहता है, इसलिए उसने कहा है अखिल व्यक्ति, यानी कि विश्व के सभी व्यक्तियों से करना चाहता है बात, जिससे वो संपूर्ण मानव भलाई की हो, मुझे वे शक्ति मिले, यानी कि मैं सिर्फ एक दो नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का क्या कर सकूं, कल्याण। नेक्स्ट है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए कि मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, ऑप्शन बी है मैं वे प्रकाश बन सकूं नाथ, ऑप्शन सी है जिससे मानव हितो समान, और ऑप्शन डी है छूटे व्यसन से अंधभक्ति। तो इसमें बताइए वो कौन सा कविता का आंसर जिसमें तर्कहीन आस्था, मतलब ऐसी आस्था जिससे तर्क ही ना लगाना चाहिए, तर्क से अलग हो, तो इस आस्था का उल्लेख कौन सी पंक्ति में हुआ है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छूटे भय संशय अंधभक्ति। ठीक है, छूटे भय संशय अंधभक्ति, इसमें तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। व्याख्या भी है कि उपरोक्त दी गई पंक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है, क्योंकि कवि जो होता है वो ये बताना चाहता है कि हमें ऐसा मनुष्य बनना है जिससे जीवन में क्या मिल सकते हैं, शक्ति, और सभी अंधकार और संशय कैसे हो सके, दूर रहें। ठीक है, जितने भी संशय और अंधकार हैं वो कैसे हो सके, दूर रह सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कवि ने कविता की जो पंक्तियां हैं उसके अंत में विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? अब ये बताओ इन्हें कि कवि ने कविता की जो पंक्तियां उसके अंत में लगाया है विस्मयदिबोधक चिन्ह, क्यों लगाया है, क्यों लगाया जाता है विस्मयदिबोधक चिन्ह? ऑप्शन ए है कि कवि अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, ऑप्शन बी है कविता की सौंदर्य बढ़ा रहा है, थर्ड है कि पूर्ण विराम के लीक से हटने के लिए, और फोर्थ है कि कविता को तुकांत बनाने के लिए। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि वो अपनी इच्छा को क्या कर रहा है,
प्रकट कर रहा है अपनी इच्छा को। हमारी इसलिए व्याख्या भी कह रही है कि कवि जो है वो अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए कविता की पंक्तियों के अंत में जो विस्मयदिबोधक चिन्ह है उसका प्रयोग कर रहा है। जो इस तरह से लगता है विस्मयदिबोधक याद रखना। विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कविता का मूल भाव क्या है, यानी कि कविता है उसका मूल भाव क्या है, क्या बताना चाहती है कविता। ऑप्शन ए है कि अमरदान की प्राप्ति, ऑप्शन बी है विश्व परिवार की भावना, ऑप्शन डी है सत्य की प्राप्ति और ऑप्शन डी है कल्याण। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याण। कविता का मूल भाव ये है कि वो क्या है? कल्याण है। ठीक है, व्याख्या भी है कि कविता का मूल भाव कल्याण है, क्योंकि उपरोक्त कविता में यानी ऊपर दी गई कविता में सुमित्रानंदन पंत जी मानव के कल्याण के बारे में, उसको भेय से अलग करने के लिए और अंधभक्ति से बचाने की क्या कर रही हैं? कल्पना कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो निर्देश दिए गए हैं 37 से लेकर 45 तक हमारे क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने हैं, यानी कि गद्यांश को पढ़ना है फिर उनमें आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है कि मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल कम का होगा मेरे कमरे में आया। यानी कि एक कहानी जिसमें बताई जा रही है कि मैं जिस घर में रहती थी, यानी जो भी मेरा घर था जहाँ मैं बचपन से बड़ी बड़ी थी, तो वहाँ मेरी आदत कैसे थी? बहुत सवेरे उठने की। एक दिन उतनी सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि ये शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वे भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं से रंग भरा। ये मारिया मोंटेसरी ने कहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्यों? आपने जैसा था पहले देखा था, पढ़ा था कि जो गद्यांश था उसमें एक बच्चा था, उसने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े इनका प्रयोग किया, क्यों? ऑप्शन ए है कि वे रंग भरने की बात बताना चाह रहा था, मतलब वो बताना चाह रहा थी रंग भरना है। ऑप्शन बी है कि वे अंडा बनाना चाहता था। थर्ड है कि वे कागज और क्रेयॉन चाहता था। और फोर्थ है क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। उसने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वह जान गया था कि सिर्फ कीड़े कहने से जो लेखिका है वो उसकी बात को समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने बाकी शब्दों को भी दोहराया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह ये जान चुका था, वो ये समझ चुका था कि जो लेखिका है वो सिर्फ कीड़े कहने से उसकी बातों को नहीं समझ पाई है, इसीलिए वो उसे बताना चाहता था, इसीलिए उसने इन शब्दों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, ऑप्शन ए है कागज को चाहते हैं, ऑप्शन बी है कि संप्रेषण के लिए तथ्य के जो मुख्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, थर्ड है कि रंग चाहते हैं और फोर्थ है कि तस्वीरें चाहते हैं। तो बताइए अनुच्छेद से हमें क्या पता चलता है? हमने जो ये अनुच्छेद पढ़ा इससे हमें पता चलता है कि जो 1.5 साल का बच्चा होता है वह संप्रेषण के लिए तथ्य के जो मुख्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना चाहता है। क्या वो चाहता है? वो संप्रेषण के लिए
कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करना चाहता है, इसलिए उसने पहले अंडे, नीना, अंडे, कीड़े इनका प्रयोग किया। ठीक है, व्याख्या भी है कि अनुच्छेद से हमें पता चल जाता है कि 1.5 साल का बच्चा संप्रेषण के लिए, भाषा बोलने के लिए, समझाने के लिए तथ्य के जो मुख्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा, जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं उनको क्या कहना, कीड़े कह देना, किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है कि हर हालत में अपनी बात को कहें, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी है कि लकीरें जो होती हैं, ऐसी लकीरें, इनको क्या मान लेना, कीड़ा। थर्ड है कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना पाना। और फोर्थ है कि दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता को ही क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं। तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को उसने कीड़े कहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि बच्चे के माध्यम से बताया गया है कि दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर क्या खींच लेना, समानता। क्योंकि कीड़ा जो भी होता है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा, और हमने लकीरें भी ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी खींची थी। इसका मतलब ये था कि दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के माध्यम से उसने समानता खोज ली कि ये कीड़ा है तो वो भी क्या होगा, कीड़ा ही होगा। व्याख्या भी है कि बच्चे के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी जो लकीरें होती हैं उनको कीड़ा कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा जो है दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता को क्या कर रहा है, खोज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1.5 साल का बच्चा जो है वो अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। पहला है कि बच्चा चित्र बनाने में सक्षम ही नहीं है। सेकेंड है कि बच्चे ने अंडा देखा नहीं है इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया। थर्ड है कि उसका अभी अपने हस्त संचालन, मतलब हाथों की जो होता है किस तरह से गति करते हैं और दिशा पर क्या है, नियंत्रण ही नहीं है। और फोर्थ है कि बच्चा अंडा नहीं बना पाता। तो 1.5 साल का बच्चा है, सिर्फ 1.5 साल का है, रिमेंबर रखना, वो अंडा नहीं बना पाया तो इस ओर संकेत करता है कि उसने अभी भी जो हस्त संचालन है, उसका हाथों की गति और दिशा है उस पर क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है। ठीक, सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अंडा नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, बनाने में सक्षम नहीं है, अंडा नहीं बना पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अभी उसका अपने हाथों की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण ही नहीं है। व्याख्या भी है कि 1.5 साल के बच्चे का अंडा का जो चित्र ना बना पाना इसकी ओर संकेत करता है कि बच्चे का अभी अपने हस्त चालन की गति में और दिशा पर क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है, यानी कि उसे अभी अपने हाथों की गति पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट, क्योंकि वो तो छोटा है, सिर्फ 1.5 साल का है ना, तो कैसे कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाओं को बच्चों ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। जो रेखाएं की इनको कीड़ा कह दिया तो जो वृत्त होता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है चूड़ी, ऑप्शन बी है पेड़, ऑप्शन सी है छतरी, ऑप्शन डी है चम्मच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूड़ी। जो रेखाएं ऐसे ऐसे थी तो उसने कह दिया कीड़ा, और जो वृत्त ऐसे करके होता है, मतलब ऐसे करके होता है, तो उसको वो चूड़ी कह सकता है। तुम्हारी व्याख्या भी है कि जिस प्रकार से बच्चों ने जो सादृश्यता होती है उसके आधार पर जो रेखाएं हैं उनको कीड़ा कहा, उसी प्रकार बच्चा जो है वो वृत्त को चूड़ी कह सकता है क्योंकि बच्चों को टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसी लगती है, कीड़े के समान। उसी तरह बच्चे ये जानेंगे कि जो रेखा है उसको कीड़ा कह लिया, इसलिए वृत्त का आकार और चूड़ी का आकार भी समान ही होता है, इसलिए वृत्त को क्या कह सकता है, चूड़ी कह सकता है। बाकी ऑप्शन ही नहीं सही, पेड़ वगैरह के तो कहेगा, पेड़ वगैरह तो कहेगा नहीं। कि उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है बहुत सवेरे की ओर, ऑप्शन बी है सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, ऑप्शन सी है बहुत जल्दी, और ऑप्शन डी है सवेरे की ओर। सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि उतने सवेरे पद में उतने शब्द का जो है वो लेखिका ने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की क्या है, हैबिट है, ठीक है, आदत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि प्रस्तुत गद्यांश में उतने सवेरे में उतने शब्द सवेरे के उस समय जितने बजे लेखिका उठती है उस ओर संकेत करता है क्योंकि लेखिका कहती है कि मेरी आदत कैसी है, बहुत सवेरे उठने की है, और वे कहते हैं कि बच्चा जो उसके पास उतने सवेरे आया था, मतलब जिस समय मैं उठती हूँ उस समय आया था, अतः पद में जो उतना शब्द है वो समय बताता है जिस समय वो क्या करती है, उठती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना कि किस तरह से ये पूछे जाते हैं।
हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। देखो हिंदी आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, 15 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव आते हैं और 15 पेडागोजी के आते हैं। और सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछता कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा काल है। तो इस तरह से आपको गद्यांश और पद्यांश देगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, यानी इसमें से कौन सा मिश्रित वाक्य होगा। पहला है कि यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। ऑप्शन बी है अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। थर्ड है मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। और फोर्थ है कि उसने लीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करना रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। व्याख्या भी है कि मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य का है। मिश्रित वाक्य में दो या फिर दो से अधिक जैसे होते हैं सरल वाक्य होते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ते हैं वह मिश्रित कहलाता है। मिश्रित का मतलब होता है दो जो सरल वाक्य है उनका जुड़ना, मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों का एक में होना। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और वाक्यों को की, जो कि, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि आदि इनसे जोड़ते हैं और कभी कभी इनका लोप करके कॉमा का प्रयोग भी होता है वो किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। मतलब उसका चेहरा किससे दमक उठा, खुशी से दमक उठा। तो खुशी से दमक उठा की जगह पे यानी जो रेखांकित ये वाक्य है इसके स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। ऑप्शन ए है खुश हो गया, ऑप्शन बी है कि खुशी से फूला ना समाया, ऑप्शन सी है कि गदगद हो गया और ऑप्शन डी है कि खिल उठा। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, खिल उठा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। दमक उठा की जगह पे क्या होगा, खिल उठा। ठीक है, रेखांकित वाक्यों की जगह पे हमारा ऑप्शन डी ही आएगा। व्याख्या भी है कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, ये दमक के स्थान पर जो आएगा वो कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो खुशी से दमक उठा के स्थान पर आएगा खिल उठा। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि दमक उठा के लिए अच्छा होता है खिल उठा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, यानी हिंदी में आपका प्रॉपर कुछ वाक्य होते हैं उनके लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं, आप वो फिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट है कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। वाक्य में जो कुछ है वो शब्द है। ऑप्शन ए है कि प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी है कि अनिश्चयवाचक है, थर्ड है कि निश्चयवाचक है, फोर्थ है कि अनिश्चय संख्यावाचक विश्लेषण है। सबसे पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि शब्द क्या है। प्रश्नवाचक होता है कि जब हम कुछ पूछते हैं, एक ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में कुछ पूछते हैं तो पहले प्रश्नवाचक लगा देते हैं। ये तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आ रही हो, तो ये सब प्रश्न है। अनिश्चयवाचक होता है मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, जो होता है मतलब उसके बारे में पता कौन कोई आया है, कोई आया है। इसमें जो कोई है वो अनिश्चय है, हमें नहीं पता कि जब मतलब पहले से हमें जिसके बारे में पता नहीं होता, निश्चयता था जिसकी बोध नहीं होता, तो कोई जो है वो कैसा है, अनिश्चयवाचक शब्द है। फिर हमारा निश्चय होता है कि इसके बारे में हमें पता होता है कि क्या है कि यह मेरा घर है, वह मेरा विद्यालय है, तो यह वे जो है वो हमारा कैसा है, निश्चयवाचक है। ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक वह होता है कि अनिश्चित होता है और संख्या में होता है। ठीक है, तो वाक्य में इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, इसमें जो कुछ है वो कैसा है, कुछ पीना चाहता है, हमें नहीं पता क्या पीना चाहता है लेकिन कुछ पीना चाहता है। तो ये प्रश्न तो बता नहीं रहा है, निश्चितता का भी बोध नहीं है, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चय विश्लेषण। ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या है, कुछ चाहता है, हमें बस ये पता है। तो इस वाक्य में जो कुछ है वो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है, अनिश्चय है। खाने पीने, तोलने, नापने की वस्तुओं के लिए परिमाणवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। किसका होता है, परिमाणवाचक। इसके दो होते हैं भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, एक हमारा होता है निश्चित जो हमें इसके बारे में पता होता है, दूसरा होता है अनिश्चित जिसके बारे में पता नहीं होता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है।
यानी कि अब हमारे जो हैं देखो मैंने आपको बताया था 15 सब्जेक्टिव और 15 पेडागोजी होते हैं। तो सब्जेक्टिव आपके निपट गया जिसमें गद्यांश से और पद्यांश से पूछा गया था, तो उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं थे। लेकिन ये 15 नंबर की पेडागोजी हार्ड होती है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी में 30 में से आप 30 ला सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो, और बाकी किसी सब्जेक्ट में आप नहीं ला सकते। सबसे ज़्यादा आप हिंदी में ला सकते हैं, फिर CDP में। तो इन दोनों में अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में तो बहुत अच्छे हैं, मेरे खुद ही हिंदी में जो आए थे वो, तो आप 30 में से 30 ला सकते हैं। हमारा है पेडागोजी में फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी की, कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, यानी कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमारी हिंदी भाषा ही तो है, तो हिंदी जो भाषा है तो उसको जब हम सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां होती हैं यानी गलतियां होती हैं। ऑप्शन ए है कि उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, यानी कि हम हिंदी मान लीजिए सीख रहे हैं, हिंदी का है तो हिंदी सीख रहे हैं या इंग्लिश संस्कृत कुछ भी सीख रहे हैं, कोई भी भाषा सीख रही हैं, और इसमें जो हमारी गलतियां आ गई तो हमने उनको त्रुटियां हैं, उन बाधाएं हैं, जो गलतियां हैं उनको हमने बाधा कठोरता से ले लिया। तो कठोरता से ले लेंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, ये तो चलो है नहीं, ये तो हटा दो। सेकेंड है कि उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। थर्ड है कि वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। और फोर्थ है वे सीखने की प्रक्रिया का और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। देखो आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी पर कितना अच्छा ये आंसर दे रहा है कि जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसमें हमसे गलतियां हो रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि वो हमारे सीखने की प्रक्रिया होती है और स्वाभाविक हिस्सा, यानी कि हमने इससे पहले नहीं पता था इसीलिए तो हम सीख रहे हैं। अगर हमें पता होती हो तो हम हिंदी सीखते ही क्यों। मतलब इंग्लिश के लिए मान लो अगर बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, वो गलतियां करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आती है, क्योंकि वे हमारे सीखने का क्या है, हिस्सा होती हैं जो समय के साथ कैसी होती हैं, दूर होने लगती हैं। बचपन से ही तो कोई भाषा अच्छे से बोलना नहीं आता, मतलब वो धीरे धीरे समय के साथ सीखता रहता है, इसमें वो गलतियां भी करता है पर गलतियां होती हैं उसके सीखने का हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया आंसर है कि भाषा सीखने की जो त्रुटियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया का कैसा हिस्सा है, स्वाभाविक, जो समय के साथ दूर हो जाती है। क्योंकि सीखना कैसा होता है, एक सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जो परिवर्तन की ओर अग्रसर प्रक्रिया है, यानी जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हमें अच्छा समझाती है। बालक जितना सीखने का प्रयास करेगा उसके सीखने में गलतियां उतनी ही कम होती जाएंगी। मान लीजिए अगर आपने पेडागोजी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, हिंदी के पढ़ रहे हैं तो हिंदी का है मान लीजिए, पेडागोजी चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप पढ़ रहे हो, आपसे गलती हुई कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अब आप ये मान लीजिए कि अगर मुझे आया नहीं तो नहीं आया, आपने उसको बंद करके रख दिया, फ़ोन से सीख तो फ़ोन को रख दिया, कॉपी से किताब से पढ़ रहे हैं तो उसको रख दिया, और मुझे आते ही नहीं है, मैं नहीं सीख पाऊँगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे ना, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आप सीख कैसे पाएंगे। बल्कि आप उसको कैसे रख सकते हैं कि हमारी सीखने का माध्यम है और हमसे गलतियां तो होंगी ही, समय के साथ वो दूर भी हो जाएंगी, और जितना ज़्यादा हम सीखते चले जाएंगे उतनी ही कम गलतियां होती जाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, प्रैक्टिस सेट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमसे गलतियां जो होती हैं वो होती चली जाती हैं, और धीरे धीरे 10-12 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो जो क्वेश्चन जब हम देखते हैं जो हमने पहले किए थे और अब फिर कर रहे हैं तो हमसे गलतियां ही नहीं होती। कि जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ही तो सीखेंगे, है ना, और उतनी कम गलतियाँ होंगी। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी कम गलतियाँ, और जितना कम सीखेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ। ठीक है, तो हम लाइफ में भी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ते हैं तो उस वाले पढ़ने वाले कौशल में, स्किल में हमारी सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है कि शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करें, यानी कि शब्द और वाक्य उसमें कुछ होते हैं, हम कैसे उसे उच्चारित करें, शुद्ध रूप में। सेकंड है कि केवल अक्षर पहचाने, यानी सिर्फ और सिर्फ हम अक्षर पहचाने। थर्ड है कि तेज गति से पढ़ना, अगर हम पढ़ें भी तो कैसे पढ़ें, बहुत ही तेज गति से पढ़ें। और फोर्थ है कि संदर्भानुसार अर्थ को ग्रहण करना। तो बताइए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है पढ़ने में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि संदर्भ के अनुसार हम उसका जो अर्थ होता है, जो उसकी मीनिंग होती है उसको ग्रहण करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। केवल अक्षर पढ़ें नहीं, तेज गति से पढ़ें। तेज गति से पढ़ने में क्या फ़ायदा, शुद्ध रूप से उच्चारित करें। अगर पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो शुद्ध रूप से क्यों उच्चारित करेंगे भैया। सबसे अच्छा यही है कि हम वाक्यों को जो शुद्ध क्या करें, उसके अर्थ को ग्रहण करें। ठीक है,
ना कि पठन कौशल में तेज गति से पढ़ना, अक्षर को पहचानना और शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके अर्थ को क्या करना, ग्रहण करना। ठीक है, देखो अपने हिंदी में आपको ईजी लग रही होगी पेडागोजी क्योंकि आप समझ के इसको करना। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ऐसे ही प्रीवियस ईयर डेली लेकर आएंगे। नेक्स्ट है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये इस ओर संकेत करता है कि सुलेखा पाठ पढ़ रही थी और पाठ में आया था जीवन, लेकिन सुलेखा जो थी वो पढ़ते पढ़ते इतना फ्लो में बह गई कि उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? इसे आपसे भी ऐसी गलतियां होंगी, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स आते होंगे जिसको आप कुछ और ही पढ़ लेते होंगे देख कर भी। क्यों? ऑप्शन ए है कि उसे अक्षरों की पहचान में क्या हो गया है, भ्रम। ऑप्शन बी है कि उसे केवल पठन अभ्यास की आवश्यकता है। थर्ड है कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ रही थी। फोर्थ है वे अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी। ये भी बहुत इजी है। देखो सुलेखा ने पाठ को पढ़ा और उसने जीवन को पढ़ लिया जिंदगी, क्योंकि उसने अक्षर पहचान की बजाय यानी अक्षर को नहीं पहचाना, उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझा है। जीवन का मतलब भी तो जिंदगी होता है ना, इसीलिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि सुलेखा के द्वारा पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा जाना इस ओर संकेत करता है कि वे अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझ रही है। ठीक है, क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का भी क्या कर लेते हैं, उच्चारण कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मुख्यतः ये किसका विचार है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा को सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तो भाषा की उनके अंदर क्षमता होती है सीखने की। तो ये किसका है विचार? ऑप्शन ए है एल.एस. वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है इवान पेवलोव, ऑप्शन सी है नाओम चॉम्स्की, ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो बहुत ही फेमस है और हिंदी में भाषा की बात आई है तो नोम चॉम्स्की ही आएंगे। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो भाषा को सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये विचार नोम चॉम्स्की का है। व्याख्या भी है कि नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा को सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे पैदा होते हैं किसके साथ? भाषा को सीखने की क्षमता के साथ, यानी बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकें, भाषा को समझ सकें। नेक्स्ट है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है? उसने कहा मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी होगा कि मैं हंसी होगा? मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ऐसे तो शुद्ध लग रहा है, पर मैंने हंसी ये तो अशुद्ध है। तो एक संकेत किस ओर कर रहा है? ऑप्शन ए है कि उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है, ऑप्शन बी है कि नियमों का अति सामान्यीकरण, थर्ड है कि भाषा के प्रयोग में असावधानी, और फोर्थ है कि भाषा की समझ ही ना होना। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी की जगह पर उसने मैंने हंसी का प्रयोग किया, मतलब उसे क्या है, भाषा प्रयोग में मुख्यतः व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है। व्याकरण में किस शब्द के पास क्या प्रयोग करते हैं, किसके साथ क्या होता है, इसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी उसे जानकारी नहीं है। व्याख्या भी है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग उसके जो व्याकरण नियम है उनकी जानकारी ना होने की तरफ क्या कर रहा है, संकेत। नेक्स्ट है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, यानी कि जो लिखित कार्य होते हैं उसमें अगर जांच कर रहे हैं, उस बच्चों की हेल्प ले रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई ऐसा वर्क होता है लिखित वर्क वाला तो उसमें बच्चों की हेल्प ले रहे हैं। आप भी मान लीजिए ले रहे हैं, तो क्यों, क्या हो सकता है उससे? ऑप्शन ए है कि केवल पठन कौशल का अभ्यास होगा, ऑप्शन बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख लेंगे, थर्ड है कि बच्चों को दूसरे के जो हस्तलिखित सामग्री है उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा, और अवलोकन क्षमता यानी ऑब्जर्वेशन स्किल के भी जो विकास है उसका अवसर मिलेगा, और फोर्थ है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होंगे। तो इसलिए नहीं हमें बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए कि इसलिए नहीं हमें हेल्प लेते हैं कि बच्चों के विचारों से परिचित हों, पठन कौशल का अभ्यास हो, ज़्यादा गलतियां ढूंढें, बल्कि इसलिए होता है कि बच्चों दूसरे के जो हस्तलिखित सामग्री है उसे पढ़ने के उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जो अवलोकन क्षमता होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल होती है, उसके विकास का भी अवसर मिले। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के
दूसरे के जो हस्तलिखित सामग्री होती है उसके पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों के जांच करने का मौका मिलेगा तब उसकी कमियों को और उसकी अच्छाइयों को भी जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी भी कमियों को पूरा करने का तृप्त अनुभव भी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो लोकगीत होते हैं उनको भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए है कि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी है कि जो लोकगीत होते हैं वो गाए जा सकते हैं। थर्ड है कि केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। और फोर्थ है कि इससे बच्चे संस्कृतिगत जो विशेषताएं होती हैं उनसे कैसे होते हैं, परिचित होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। हमें लोकगीत जो होते हैं उनको भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए। जो लोकगीत होते हैं उन्हें जो लैंग्वेज की जो क्लास चल रही होती है उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, मतलब उसे जो है वो दाखिल करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे जो संस्कृति हमारी विशेषताएं होती हैं, संस्कृत विशेषताएं, उनसे होते हैं परिचित। हमारी व्याख्या है कि बच्चे जो हैं उनको सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए हम लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दे सकते हैं, क्योंकि लोकगीत हमारे देश और संस्कृति के क्या होते हैं, परिचायक होते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी कि हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, उनसे पाठ पढ़वा रहे हैं और पाठ पढ़कर फिर हम बच्चों से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न को बनवा रहे हैं। क्या इसमें क्या फ़ायदा होगा हमारा? ऑप्शन ए है कि इस बात का हमें पता चलेगा कि बच्चे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनसे परिचित होते हैं या नहीं परिचित हो पाते हैं। सेकंड है कि शिक्षक को यह जानने की भी अवसर मिलेगा कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। थर्ड है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और फोर्थ है कि प्रश्न बनाने की भी जो आदत होती है उसका क्या होता है, विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कि पाठ जो पढ़कर हम बच्चों से, इसलिए प्रश्न आपने देखा भी होगा कि हमारी क्लासरूम जब बचपन में होती थी तो टीचर क्या करते थे, पहले हमें समझा देते थे, फिर हमसे प्रश्न जो होते थे वो बनवाते थे। तो मतलब उनका यही करना था कि शिक्षक ये जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बच्चों ने अगर पाठ को अच्छे से पढ़ा होता है तो वो उसको अच्छे से समझ भी पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि पाठ पढ़कर बच्चों से जो प्रश्न होता है उसको बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि पाठ ने बच्चों को कितनी गहराई से समझा है। नेक्स्ट है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। देखो, नहीं पूछा है, कोई भाषा कक्षा चल रही है तो उसमें कहानी कथन की आवश्यकता में कौन सा तर्क नहीं है सही। पहला है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने के परिवेश मिलते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे होते हैं वो भाषा, यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसको सुनने का परिवेश मिलता है। सेकेंड है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, ये उचित नहीं है। हम जितने भी बच्चे होते हैं उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। थर्ड है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि शब्द भंडार की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मिलती हैं। और फोर्थ है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार उनके अंदर कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का भी विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये वाला बिल्कुल भी सही नहीं है। भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल सही है। बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, ये भी सही है। शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। लेकिन सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये सही नहीं है। हमारी व्याख्या भी है कि किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है बिल्कुल उचित तर्क नहीं है, क्योंकि जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होता है और उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की क्षमता का भी क्या होता है, विकास। नेक्स्ट है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है कि भाषा के चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है।
थर्ड है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और ऑप्शन डी है कि भाषा कैसा है, एक अर्जित योग्यता है। तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की भाषा कैसी है, एक अर्जित योग्यता है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो लैंग्वेज है वो एक अर्जित योग्यता है। और इन्होंने ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भी बात की थी। पाण और ढांचे की बात उन्होंने की थी, एल.एस. वाइगोत्स्की ने की थी, ये भी पूछ लेता है। व्याख्या है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे। उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत थे उनका प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बालक के विकास में हमारे समाज का क्या योगदान होता है और उसमें किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो आता है। बेगी कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषा की जो शुद्धता होती है उस पर अधिक बल रहता है, ये सही नहीं होता। जबकि भाषा को अर्जित करना और भाषा अधिगम में क्या होता है, अंतर। क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य होता है कि हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना संबद्ध और विस्तृत होता उतना ही हमें भाषा सीखने में क्या होगी, सरलता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि भाषा अर्जित करना और भाषा अधिगम में अंतर होता है। सेकेंड है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल देते हैं। थर्ड है कि भाषा सीखने में जो अन्य विषय होते हैं उनको अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। और फोर्थ है कि क्रमबद्ध भाषा परिवेश भाषा को अर्जित करने में सहायक होता है। तो उसने पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के बारे में। तो भाषा को अर्जित कर लेना और भाषा अधिगम इनमें अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाषा अर्जित करना, भाषा अर्जन और भाषा जो अधिगम होता है उनमें अंतर होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाषा सीखने में जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अध्ययन अध्यापन सहायता करता है। क्रमबद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन भाषा शिक्षण में केवल और केवल भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमसे पूछा भी यही था कि भाषा शिक्षण में कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है। हमारी व्याख्या भी है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषा की सुंदरता पर ही बल दिया जाता है, ये सही नहीं है। बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में भी कैसे होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ऑप्शन ए है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का निर्माण करें। सेकेंड है कि भाषा सीखने के लिए जो व्याकरण के नियम होते हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। अधिक से अधिक प्रयोग व्याकरण का नियमों का एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, इन्हें एक ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से बालक आए हों, बहुसंस्कृति मतलब अलग अलग संस्कृति से जहाँ बच्चे बैठे हों, वहाँ पे भाषा सिखानी है। ठीक है। थर्ड है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने में सहज स्थिति बन सके। हाँ, अच्छा लग रहा है ये वाला। फोर्थ है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। गलत, बलपूर्वक निगेटिव में आता है। बच्चों के साथ कभी भी बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण करें, नहीं। सीखने के लिए व्याकरण के नियम ही उसमें निर्णय डाल देंगे, भी नहीं है। नियम जरूरी होते हैं पर इतने नहीं सब नियम हो। एक ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग संस्कृति से बच्चे बैठे हैं उसमें भाषा को सिखाना है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने में सहज क्या बन सके, स्थिति बन सके। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा के परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा को अर्जित करने की सहज स्थिति बन सके। क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित यानी बहुत अच्छा सा वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति, अच्छी स्थिति नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है कि शोवलिन विकार, जिसे हम कहते हैं आर्टिस्टिक डिसऑर्डर, इसमें बच्चा ऑप्शन ए है कि अपने हाथ पैर हिलाने में जो कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है, उसको फील करता है।
सेकंड है कि सामाजिक अंतःक्रिया और जो संप्रेषण होता है उसमें कठिनाई अनुभव करता है। थर्ड है कि अक्सर खाने से मना कर देता है। फोर्थ है कि अपने ही कार्यों में कैसा रहता है, लीन रहता है। तो श्ववलिन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण जो होते हैं उसमें कठिनाई का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है श्ववलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में हमारा बच्चा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि श्ववलिन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा समाज की अंतःक्रिया और संप्रेषण में जो है वो कठिनाई यानी कि डिफिकल्ट। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ऑप्शन ए है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है उस पर बल देता है। थर्ड है कि मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करता है। और फोर्थ है कि बोलना कौशल पर बल देता है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम है उस संदर्भ में भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है उस पर बल देता है। व्याख्या भी है कि भाषा शिक्षण के संप्रेष परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेष परक उपागम है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ऑप्शन ए है द्विभाषी विधि, ऑप्शन बी है अनुवाद विधि, ऑप्शन सी है व्याकरण एवं अनुवाद विधि और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है ये हमारी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर क्या देती है, बल देती है। हमारी व्याख्या भी है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। कैसी, मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक है, आज हम भाग थर्ड यानी इंग्लिश की बात करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ली होगी सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो आप ये कर सकते हैं 61 से लेकर 90 तक हमारे इंग्लिश होंगे। ठीक है, अगर आपने हिंदी ली है तो आप हिंदी के पेपर ऑलरेडी देख सकते हैं, हमने करवा दिए हैं हिंदी के और CDP के। ठीक है, हमारा कह रहा है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि हमें इसमें से जो सबसे सही आंसर है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट है, इनमें से में सबसे अच्छा कौन सा सूट करेगा अपनी जो स्किल है लर्नर उसको स्पीक बोलने वाली जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। ऑप्शन ए है कि रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, यानी कि जो प्रोज होती है और जो ड्रामा होता है उसको बहुत तेज तेज पढ़ें। ऑप्शन बी है ओरल लैंग्वेज ड्रिल। ऑप्शन सी है कि डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, यानी कि किसी की हम भूमिका निभाकर ग्रुप में डिस्कस करें यानी आपस में वार्तालाप करें, उसके बारे में चर्चा करें और डिबेट करें। ठीक है, अलग अलग बढ़ जाएं। और फोर्थ है कि रिक्रिएशंस ऑफ पोएट्री, यानी कि जो कविता होती है उसके बारे में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें हमारा डिबेट करने वाला जो ग्रुप डिस्कशन होता है फॉलोड बाय रोल प्ले, यानी किसी का हम भूमिका निभाकर जो है वो डिबेट करें और रोल प्ले करें। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे अच्छी स्किल होती है बेस्ट सुइटेड फॉर इम्प्रूविंग दी स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। हमारी व्याख्या भी है कि डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्ले एक्सरसाइज आर बेस्ट सुइटेड फॉर इम्प्रूविंग लर्नर स्पीकिंग स्किल्स, हैंस ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। इट मीन्स ऑप्शन ए है कि नर्सरिंग बोथ द स्कॉलिस्टिक्स एंड को स्कॉलिस्टिक्स एरिया। ऑप्शन बी है कोचिंग ऑल द चिल्ड्रंस फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस। ऑप्शन सी है ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट करियर्स और ऑप्शन डी है कि ट्रेनिंग द चिल्ड्रंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नर्सरिंग बोथ द स्कॉलिस्टिक्स एंड को स्कॉलिस्टिक्स एरियाज। द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट 2009 हैज ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। इट मीन्स नर्सरिंग बोथ द स्कॉलिस्टिक्स एंड को स्कॉलिस्टिक्स एरिया।
Next है कि a class is reading a story, Pasadena village. The teacher asks some students to mark the villages is an outline map of their locality. Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet another group are on the value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later, the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? ऑप्शन ए है कि मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट. ऑप्शन बी है टीचिंग लैंग्वेज थ्रू रिटन असेसमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. ऑप्शन सी है गिविंग इम्पोर्टेंस टू द प्रैक्टिकल एंड स्कॉलस्टिक्स aspects of literary pieces. और ऑप्शन डी है treating knowledge in specific segments based on geography, science, language, etc. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस. है कि द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन द क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच इज मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज. हैंस ऑप्शन ए. नेक्स्ट है कि इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर. ऑप्शन ए है कि इंटरेक्टिव. ऑप्शन बी है क्वाइट. ऑप्शन सी है गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस. ऑप्शन डी है पैसिव. तो से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरैक्टिव. इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरैक्टिव. हमारी व्याख्या भी है कि इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस इन एन interactive environment. Hence option A. Next है a test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical ability is called an. option A है aptitude test. option B है attitude test. option C है achievement test. option D है proficiency test. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्टीट्यूड टेस्ट. हमारी व्याख्या भी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट assess the specific abilities and skills of students such as music, spatial ability or logical ability. Hence option A. Next है कि some noise in the language class indicates. option A teachers lack of control over the class. ऑप्शन बी है इनकम्पिटेशंस ऑफ द टीचर. ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग. ऑप्शन डी है इन डिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग. हमारी व्याख्या भी है कि सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग. हैंस ऑप्शन सी. नेक्स्ट है कि फ्लुएंसी इन लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड थ्रू. ऑप्शन ए है द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. ऑप्शन बी है द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम. ऑप्शन सी है allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet. ऑप्शन सी है creating opportunities to use the target language for communication. सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा. हमारी व्याख्या भी है कि फ्लुएंसी इन लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड थ्रू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. हैंस ऑप्शन डी. नेक्स्ट है अ प्ले कैन बी टॉट बाई. ऑप्शन ए है कि इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्राउंड्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड is asking a number of questions to test the comprehension of the students. ऑप्शन सी है conducting a test with specific questions on the story and grammar items. और ऑप्शन डी है कि making the students read and silently a number of times to understand the story. तो अब प्ले कैन बी टॉट बाई से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्राउंड्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक्स etc. व्याख्या भी है अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाई इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टर स्टोरी स्टाइल etc. अबाउट द प्ले. हैंस ऑप्शन ए.
Next, which of the following will be most effective to remove conventional beliefs about gender roles? Option A है teaching all the learners to sweep, wash and sew in the craft class without any gender discrimination. Second, encouraging girls to develop interest in household chores from a young age. Third है कि telling the girls that talking freely is not a trait of good girls, or option D is showing a picture in which the mother is seen cooking and the father is seen reading a newspaper. So, which of the following will be most effective to remove conventional belief about gender roles? Option A, teaching all the learners to sweep, wash and sew in the craft class without any gender discrimination. यानी कि भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो है वो किसी भी जेंडर को बिना हमें ये कहा कि लड़का ये काम करते हैं लड़की वो काम करते हैं, सभी को सारे काम करने आने चाहिए। झाड़ू पोछा है, घर का काम है, सारे लड़कों को लड़कियों को आना चाहिए, बाहर के जितने भी काम है वो भी सबको आने चाहिए। ये नहीं कि लड़कियां अगर घर का नहीं करी और बाहर का भी नहीं करी खाली बैठी हैं, और ना ही ये लड़कों के लिए है। ठीक है, दोनों को दोनों प्रकार के काम आने चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर वो कर भी सकें। ठीक है, व्याख्या भी है कि टू रिमूव द कन्वेंशनल बिलीव्स अबाउट जेंडर रोल्स इन द क्लास द स्किल मस्ट बी टॉट विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि हमें ये बताना है कि जेंडर का कौन सा काम है, इसके लिए हमें दोनों जेंडर को सारे काम देने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि लड़कों के क्या काम लड़कियों के क्या, सारे काम सभी के हैं। नेक्स्ट है कि अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश बाई ऑप्शन ए फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट associating with other language skills. Option B है making the learners listen to everything they hear passively. Option C है कि creating opportunities for them to listen to a variety of sources and people are engaged in listening activities. और fourth है कि speaking to them continuously both within the classroom and outside. तो देखो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसने लिख दिया है कि फोकस करना सिर्फ लिसनिंग स्किल्स पर विदाउट सोचने विद अदर लैंग्वेज, तो गलत हो जाएगा। इसने क्या है कि एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, पैसिव नहीं इसमें भी हो जाएगा। फिर इसने कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम आउट लिख दिया, नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू ए वेराइटी ऑफ सोर्स एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। हमारी व्याख्या भी है कि a teacher can develop listening skills in English by creating opportunities for the students to listen to a variety of sources and people with proper pronunciations which they can understand easily, hence option C. नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन ए है इंकरेजेस क्वाइट लर्नर्स। ऑप्शन बी है डज नॉट नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है अलाउस लर्नर्स टू राइज क्वेश्चंस। ऑप्शन डी है डज नॉट प्लेस स्टूडेंट्स इन थॉट प्रोवाइकिंग सिचुएशंस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब allows learners to raise questions. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी accomplished by. ऑप्शन ए है कि आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। ऑप्शन बी है आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ सर्कल। ऑप्शन सी है आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट टू द प्लेग्राउंड। और ऑप्शन डी है आस्किंग 4-5 स्टूडेंट टू सिट टुगेदर ऑन अ नारो बेंच डिस्पाइट लैक ऑफ स्पेस। तो से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। व्याख्या भी है कि ग्रुप वर्क इन लार्ज क्लासेस इज accomplished by asking student to turn around for group work, hence option A. Next है schools need to become centers that prepares children for life and ensure that all children, especially the differently abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances get the maximum benefit of the critical areas of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to ऑप्शन ए है कनेस्ट्रिविक्स्ड लर्निंग। ऑप्शन बी है जेंडर इक्वालिटी। थर्ड है क्रिटिकल पेडागोजी। फोर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्लूसिव एजुकेशन। व्याख्या भी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट्स एंड लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासेस एज मेंशन्ड इन द अबव। करेंगे गणित और विज्ञान की। ठीक है, मैथ और साइंस की। अगर आपने मैथ और साइंस लिए तो आप ये पोर्शन कीजिए, और एसएसटी अगर आपने लिए तो आपके लिए नेक्स्ट पोर्शन आएगा, आप उसको देख लेना।
मैथ और साइंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को खोज रहे हैं। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है पास नेट्स, ऑप्शन सी है दशमलव और ऑप्शन डी है घूर्णन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि निम्नलिखित आकृतियाँ पास एंड नेट्स के उदाहरण हैं। ये सभी द्विआयामी आकृतियाँ होती हैं, लेकिन इन्हें कैंची की सहायता से काटकर इन्हें त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में मोड़ा जा सकता है। प्रथम वर्ग में हम वर्गाकार पिरामिड तथा दूसरे चित्र की सहायता से त्रिभुजाकार पिरामिड और अन्य चित्रों में घन का निर्माण किया जा सकता है। कुछ इस तरह से देखिए, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कि यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 52%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 48%। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 52%। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को 20% और 40% घटा दें तो नया क्षेत्रफल हमें 52% जो है वो घट जाएगा। देखो इसमें कह भी रहा है कि मानव वर्ग की एक भुजा 100 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कुछ इस तरह से होगा। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो प्रश्नानुसार भुजाओं को 20% और 40% घटाने पर भुजाएं 100 गुणे 20/100 बराबर 20 होंगी। लंबाई इस तरह से होगी और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है, तो से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको इस तरह है कि विद्यार्थी गणितीय समस्याएं जो होती हैं उनको हल करते समय गलतियां करते हैं। क्यों बच्चे गलतियां करते हैं गणित की समस्याओं को हल करते समय। ऑप्शन ए है कि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, ऑप्शन बी है कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, थर्ड है कि वे अर्थ के निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, और ऑप्शन डी वे प्रयुक्त अभ्यास नहीं करते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे अर्थ के निर्माण के अपने प्रयास में जो संकल्पनाएं हैं उनका वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे अर्थ के निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट है कि 57.12% की तुल्य भिन्न है लगभग। ऑप्शन ए है 359/625, ऑप्शन बी है 357/625, ऑप्शन सी है 347/625, ऑप्शन डी है 349/625। तो 57.12% की तुल्य भिन्न है लगभग, ऑप्शन बी 357/625। नेक्स्ट है कि 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 और 2x - 7 क्रमागत है। ऑप्शन ए है सम संख्याएं, ऑप्शन बी है विषम संख्याएं, ऑप्शन सी है प्राकृत संख्याएं, ऑप्शन डी है अभाज्य संख्याएं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषम संख्याएं। 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 और 2x - 7 विषम क्रमागत संख्याएं हैं क्योंकि किसी भी सम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या ही कैसी हो जाती है, विषम संख्या होती है। नेक्स्ट हमारा है कि अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण पर एक जो है वो उसको जोड़ती है, और दूसरी तरफ अब्बू जो है वो एक क्या करती है, एक तालिका बनाती है। जैसे कि एल की संख्या इस तरह से, माचिस की तीलियों की संख्या ये है और एल की संख्या 1 2 3, माचिस की 2 4 6 है। तो इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है कि सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए जबकि अप्पू ये बहुत तेजी से करेगा। सेकेंड है कि अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड है कि अमीना करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाए, और ऑप्शन डी है अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। तो अमीना केवल खेल रही है और अप्पू क्या कर रहा है, अप्पू गणित कर रहा है।
ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। नेक्स्ट है कि एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर वर्गों भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और निचले भाग को 4 बराबर भागों में हम इस तरह से बांटते हैं। तो मूल आयत का कितना भाग जो है वो छायांकित है? ऑप्शन ए है 2/7, ऑप्शन बी है 4/7, ऑप्शन सी है 7/12 और ऑप्शन डी है 3/5। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7/12। ठीक है, कुल छायांकित भाग ये है और इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है। ऑप्शन ए है गणनाओं में प्रवीणता की, ऑप्शन बी है कि अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ऑप्शन सी है सूत्र याद करने की और ऑप्शन डी है जो हल होता है उसको याद करने की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आमूरक चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा जो समस्याएं हैं उनको बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध याद करने की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आमूरक चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा जो समस्याएं होती हैं उनको बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि वे साकार रूप से गणित संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने में कैसे बन सके? सक्षम बन सके। नेक्स्ट है कि क्षेत्रमिति पढ़ाते समय जो शिक्षिका है वो आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र जो है वो लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वे डैश का अनुपालन कर रही है। ऑप्शन ए है निगमन उपागम, ऑप्शन बी है प्रायोगिक उपागम, ऑप्शन सी है व्यवहारिक उपागम और ऑप्शन डी हमारा है आगमन उपागम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए निगमन उपागम। ठीक है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय जो टीचर है जो शिक्षिका है वो आगे बढ़ने से पहले जो बोर्ड होता है उस पर सभी सूत्र को लिख देती है। ये तरीका दर्शाता है कि वे निगमन उपागम जो है उसका अनुपालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी है कि किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को एक चौड़ाई कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है जो उसकी नई लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए है मूल लंबाई का 1/16 गुना, ऑप्शन बी है मूल लंबाई का 16 गुना, ऑप्शन सी है मूल लंबाई का 4 गुना और ऑप्शन डी है मूल लंबाई का 1/4 गुना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल लंबाई का 16 गुना। ठीक है, व्याख्या भी है कि माना कि लोहे की छड़ की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर और आयतन इस तरह से है। तो 1/4 करने पर इस तरह से हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 4/16, 1/8, 3/8, 6/7, 2/9 बराबर 4/2। तो उपरोक्त एक विद्यार्थी के कार्यों को दर्शाता है। यदि ये त्रुटि पैटर्न लगातार निरंतर जारी रहता है तो 5/11 - 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर होगा। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 3/7, ऑप्शन सी है 2/18, ऑप्शन डी है 7/18। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/4। कितना होगा? 3/4 होगा। ठीक है, प्रश्न में भी दिया गया है इस तरह से और दिए गए पैटर्न में अंश की चिन्हों के अनुसार गणना यानी कि घटाना तथा हर को दोनों संख्याओं में अंतर बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस तरह से और इसका मान तो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या भी इस तरह से हमारी है। नेक्स्ट है कि गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? ऑप्शन ए है कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी है कि मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। थर्ड है कि मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सह संबंध नहीं है और ऑप्शन डी है मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सह संबंध नहीं है।
व्याख्या भी है कि गणित पढ़ाने के लिए शिक्षक को तर्कसंगत गणना और उपागम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र है वो अपने विचारों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करके समस्या को बेहतर ढंग से सामान्यीकरण कर सके और गणित की मैथमेटिक्स की पाठ्य पुस्तक का ज्ञान और सामाजिक ज्ञान में जोड़कर छात्रों को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। जबकि समस्या समाधान एक से विशेष से संबंध होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थी के अंतर्निहित शक्तियों का क्या कर सके, विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात होगा? ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन डी है 1:2। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:1। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 5। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5, क्योंकि 68600 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से कुछ हम इसका गुणनखंड करेंगे और हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 5 से गुणा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि 3 खरीदने पर एक मुफ्त यहाँ पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 28.56%, ऑप्शन डी है 33.33%। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25%। 3 खरीदने पर एक मुफ्त यहाँ पर दी गई छूट का प्रतिशत 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घातक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था। शिक्षार्थी को ये समझ नहीं आया कि डैश कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है कि घातकों का योग और गुणन, ऑप्शन बी है कि समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, ऑप्शन सी है अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन, ऑप्शन डी है घातांकों का योग। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि शिक्षार्थी को ये समझ नहीं आया कि अलग आधार की संख्याओं का जो गुणन है वो कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक वर्गाकार कागज ABCD को जब उसके विकर्ण AC को घूर्णन अक्ष मानकर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी ठोस आकृति बनेगी? ऑप्शन ए है तुर्क, ऑप्शन बी है बेलन, ऑप्शन सी है समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन डी है शंकु। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी बनेगी? तुर्क। ठीक है, ये बनेगी। व्याख्या भी है कि वर्गाकार कागज को उसके विकर्ण के पारित घुमाने पर तुर्क बनेगा। कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय यानी बहुत अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी ऑप्शन ए है कि कारण सूक्ष्मजीवी जो होती हैं वो कोशिकाएं फट जाती हैं, ऑप्शन बी है के कारण जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार जो होता है उनका वो बदल जाता है, थर्ड है कि खाद्य पदार्थों से पानी निकल देते हैं, और ऑप्शन डी है कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि खाद्य संरक्षण एक प्रक्रिया होती है जिससे उस खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। खाद्य परीक्षण की प्रक्रिया में हम आमतौर पर उस खाद्य पदार्थों को सुखाने, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग आदि करने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों में उस ज़्यादा मात्रा में नमक और चीनी इसलिए मिलाते हैं कि खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं होती हैं उनका द्रव्य कुंचन किया जा सके और उस खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट है कि मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है जलीय पौधों जलोदविद में, ऑप्शन बी है समोदविद मीजोफाइट में, ऑप्शन सी है लवण मृदोदविद यानी कि हेलोफाइट में, और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय पौधों यानी मरुद्भिद में। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए जलीय पौधों यानी कि जलोदभिद में। जो मूल गोप है यानी कि जो रूट कैप है वो जलीय पौधों यानी जलोदभिद में नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमारी व्याख्या भी है कि मूल गोप है वो जलीय पौधों में नहीं पाया जाता। जलीय पौधे वे पौधे होते हैं जो जलीय पर्यावरण में रहते हैं और इनका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है। उनकी जड़ें कैसी होती हैं? लंबी और पतली। इनमें मूल गोप जो होते हैं वो नहीं होती हैं।
नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है, जैसे कि सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकंड है कि विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। थर्ड है कि कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य और श्रव्य फिल्म दिखाना। तो शिक्षक सिखाने के लिए जो अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है, क्यों करता है, मतलब क्योंकि ऑप्शन ए है हमारा कि वह जानता है कि उसे पाठ योजना का अनुसार चलना है। सेकंड है कि वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। थर्ड है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वे बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। और फोर्थ है, वे अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है, नहीं ज्ञान सिद्ध करने के लिए या परीक्षा में तैयार करने के लिए और पाठ योजना के लिए नहीं। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं और बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है, इसीलिए टीचर ऐसा कर रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा हो जाएगा ठीक। हमारी व्याख्या भी है कि शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए उसे विभिन्न उपागमों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है कि मिस पटेल XYZ विद्यालय के प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका क्या आधार है? ऑप्शन ए है कि शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। सेकंड है कि शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। थर्ड है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के संबंध जोड़ सकते हैं। और फोर्थ है कि उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य क्या करता है, संबंध जोड़ सकता है। हमारी व्याख्या भी है कि शिक्षक अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में जो एकीकृत उपागम है उनका प्रयोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सभी विषय कैसे होते हैं, आपस में जुड़े हुए, और शिक्षक उनके पाठ्यचर्याओं के साथ जो संबंध होता है उसको क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के जो पुराने स्वर्ण यानी कि जो आभूषण हैं उनकी चमक फिर से लौटाने का देता है वचन। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वे एक खोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार पहले से हो जाता है कम। तो इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभावतः कैसे हो सकता है, यानी कि उसने कहा कि मैं आपके घर में जो आभूषण होंगे उनकी चमक पहले जैसी कर दूंगा। एक महिला उनकी बातों में आ गई, उसने अपनी सोने की चूड़ियाँ दे दी, उसने एक घोल में डाल दिया, चूड़ियाँ तो चमक गई लेकिन उनका जो वजन था वो कम हो गया। तो इस धोखेबाज ने जो घोल प्रयोग किया वो क्या है, संभावता। ऑप्शन ए है सांद्र HCl, ऑप्शन बी है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, ऑप्शन सी है सांद्र HNO3, ऑप्शन सी है तनु HCl। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। हमारी व्याख्या है कि ये धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का घोल प्रयोग करता है, जो एक कैसा होता है, अम्लराज, जिसमें 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिला हुआ मिश्रण होता है, जिसमें सोना काफ़ी विलेय होता है, जिसमें उसकी चूड़ियों का सोना मिश्रण में घुल जाता है और उनका भार कैसे हो जाता है, पहले से बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कक्षा VI मतलब 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि एक टीचर है, वो क्लास जो 6 है उसमें भोजन के जो क्या तत्व होते हैं उनको पढ़ाने की बना रहा है योजना, तो किस मुख्य प्रश्न के रूप में उसे प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी ए है कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। सेकंड है कि आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह का भोज्य पदार्थ जो है वो तैयार करती हैं। थर्ड है कि क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं। और चौथा है कि उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि यदि टीचर क्लास 6 में भोजन के तत्वों की बढ़ाने की योजना बना रहा है तो सबसे पहले उसे भोजन की क्या आवश्यकता है, ये क्यों ज़रूरी है और उसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं ये बताना होगा। साथ ही विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से ये भोजन के अलग अलग जो तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, ये सभी आदि मिलते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए होते हैं आवश्यक। इसीलिए शिक्षक का यह प्रश्न उचित रहेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला आपके लिए भोजन क्यों बनाती हैं, यानी कि वो भोजन क्यों बनाती है यानी जिनमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है। यानी कि जब हम लोहे की जो एक कील है उसको कॉपर सल्फेट में विलय करते हैं तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, हल्का, और लोहे की जो कील होती है वो भूरे रंग की परत उसमें जम जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए विघटन की अभिक्रिया का, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी है विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रियाओं का और ऑप्शन डी है समयोजन अभिक्रिया का। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि जब एक लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में देते हैं तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हल्का होता है। लोहे की कील के ऊपर एक जो भूरा रंग होता है उसकी परत चढ़ जाती है। उसका कारण होता है कि जो लोहा होता है वो कॉपर के अपेक्षा कैसा होता है, सक्रिय होता है, यानी कि ज़्यादा तेज होता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर जो लोहा है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए कॉपर भूरी परत के रूप में लोहे की कील पर जम जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल का था 26 जून 2011 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी PYQ बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लेना।